नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक सुखद समाचार या प्रकरण पर चर्चा करके और फिर मुख्य विषय पर आ जाएंगे। सुनने में यह आया है, देखिए ये जो बातें बताई जा रही हैं वो भारतीय अवाम ताकत दल के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के पास जो सूचनाएं मिलती हैं उसके आधार पर कहा जा रहा है। बहुत संभव है कि जब ये सामना हो और कन्फ्रंट हो तो वो मुकर भी सकते हैं, लेकिन जरा सूचना के तौर पर हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको समझने का प्रयास करें। तो कोई भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री अब किस स्तर का, ऐसा जिला स्तर का होगा या कोई स्तर का, वो भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग करते हुए वो ये कह रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रवाद के मुद्दे पर गए थे, राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए गए थे, लेकिन उसका जिस प्रकार रवैया ये 6 साल से ऊपर चल रहा है कि ये जो माने वैसे वो जीएनपीसी नहीं कर रहे थे, वो कांग्रेस ही कर रहे थे, तो ये क्या कांग्रेस की नौकरी करें हम? जो कांग्रेस इस मुल्क की सबसे बड़ी अभिशाप है, क्या हम जो है कन्हैया कुमार की बात सुनते रहे हैं हम? क्या ये वामदल जो है हर वक्त इस देश के साथ दुश्मनी करते हैं, गद्दारी करते हैं, तो क्या इनकी दास्तां हम स्वीकार करते रहे? हम इसीलिए मोदी जी को वोट किया था, उनकी भावना है, ये बात सत्य है कि मोदी जी के या बीजेपी के एक छद्म नकली राष्ट्रवाद के मुखौटे के पीछे मोदी जी जो है देश के अंदर जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं और विशेष करके राजनीतिक दलों के भेष में उनको ये पाल रहे हैं और उनके पापों को भी धुल रहे हैं। खास करके जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चंडा चौकड़ी, उसके पापों को भी धुल रहे हैं, उसके पापों को ढक भी रहे हैं और उनके सभी जो जिन पापों के लिए वो दोषी है वो उन पापों के आरोपों को, उसी जीएनपीसी के द्वारा लगाए गए आरोपों को ये बीजेपी वो स्वीकारती भी है, कबूलती भी है सार्वजनिक रूप से जनता के सामने। उसका एक नमूना आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उनके आगे घुटने भी टेक रही है। तो यह किसी भी
जिस किसी भी हमारे भारतीय भाई उनको ये समझ जाएंगे और मुल्क की चिंता होगी, अपने देश की चिंता होगी, अपने देश की सुरक्षा की चिंता होगी, निश्चित है इनके इस नकली राष्ट्रवाद जो कि देश के दुश्मनों को पाल रहा है, बचा रहा है, निश्चित है कि इनसे घृणा हो जाएगी और इनको भी देशद्रोही मानेगा। देखिए जो बात आई थी कि कैसे ये जिन आरोपों के लिए जीएनपीसी जिम्मेदार है, वो आरोप खुद जीएनपीसी लगाती है इनके ऊपर, तो कैसे कबूलते हैं, उसका एक नमूना आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यह पूरा देश जानता है कि मोदी जी ने अब तक कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। भ्रष्टाचार की जो सबसे बड़ी जो महासागर है या गंगोत्री जो भी कह लीजिए, वो जीएनपीसी है, जीएनपीसी के लोग। राफेल की बात को लेकर के वो राहुल हर जगह मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है, इसका प्रतिकार किसी ने नहीं किया, बल्कि बहुत ही अपोलोजेटिक और डिफेंसिव रूप में, ताकि इस रूप में ताकि वो जो राहुल कह रहा है उसकी बात को पूरा देश सही माने और ये भी माने कि जो ये मोदी चोर है, मोदी चोर है, उसकी बात को सही माने। दूसरे जवाब में ये नहीं कहेगा कि भाई चोर तो तुम हो। कोई भी जरा कल्पना करिए कि जैसे कोई व्यक्ति जो कि बहुत ईमानदार है, व्यक्ति जो कि बहुत भ्रष्ट है, चोर है, डकैत है, वाला चोरी डकैती का इल्जाम आपके ऊपर लगाता है, तो क्या और शांत से बढ़ जाएगा भाई, अरे भाई चोर डकैत तो तुम हो वाले। तो वही हालत है। तो जब वो राहुल मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है कह रहे थे, तो कभी भी प्रतिकार नहीं भाई कि चोर तो तुम हो, तुमने इस देश को लूटा है। और उन बातों को सत्यापित करने के लिए मोदी जी कम से कम इस जीएनपीसी के या गांधी नेहरू परिवार के सारे लूटे हुए काले धन का पता तो करते, तब न कहते। तो ऐसा तो किया नहीं। तो उसके जवाब में ताकि देश ये समझे कि जो राहुल कह रहा है मोदी चोर है, मोदी चोर है, लोग और यकीन करें, तो सबसे ये मोदी जी कहलवा दिए कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। कहने का मतलब कि कितने को आप चोर कहोगे। इस तरह की नीति है मोदी जी की, और उसको बचाने के लिए जो इस देश की सबसे बड़ी डकैत पार्टी है, जिसने इस देश को लूटा है, और इस देश की सबसे खतरनाक और दुश्मन पार्टी है, उसको ये बचा रहे हैं मोदी। तो यह किसी भी देशभक्त को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और उसकी शुरुआत इसी घटना से हुई है कि कोई बीजेपी का महामंत्री है, अब कहाँ से है ये भी डिटेल बाद में मिल जाएगा, उसका मोह भंग वो हो गया इसे मोदी जी के झूठे और नकली और छद्म राष्ट्रवाद से। जिस राष्ट्रवाद के तहत जो है देश के दुश्मन जो है पाले जा रहे हैं और उनकी रक्षा हो। अच्छा, मोदी जी जो रक्षा कर रहे हैं, और ख़ास करके काले धन के विषय में पूरा देश जानता है, लेकिन वो प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित करने का इनके पास अच्छा मौका था। पूरी टीम लगाते, कम से कम कहाँ इन सबों ने लूट करके विदेशी बैंकों में काला धन जमा किया है, कम से कम वो सूचना तो लाते। कम से कम हमारी ये इस देश की गरीब जनता, आम जनता जानती कि ये जिनके मसीहा बन करके गरीबों के मसीहा, गरीब की माला जपते हैं, वो गरीब तो समझते हैं कि भाई कि हमारे मसीहा नहीं, बल्कि इस मुल्क के डकैत हैं ये जीएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस वाले। लेकिन आपने जानबूझ के ऐसा नहीं किया।
यानी एक भी काला धन जेएनपीसी के विषय में पूरा आप उसको घोंट गए, निकल गए। कितना बड़ा अपराध हमने किया। तो यही चीज़ जो है वो बीजेपी के का जो महामंत्री है उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, और ये चीज़ जो है श्योरली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए ग्राउंड स्वेल। बहुत बड़े ये जो है वो ये स्टार इन द कप, यानी तूफान के रूप में आने का वो संकेत है। अच्छा, तो गांधी नेहरू परिवार को बचाने और उनके पापों को ढकने का एक रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का। बताया ना कि जब बीजेपी नहीं थी, जब जनसंघ थी, और उसमें एक बहुत ही महान और कद्दावर लोकप्रिय नेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय को यही गद्दार इंदिरा ने उनको मरवा करके, चूँकि उनकी लोकप्रियता भी बहुत बढ़ रही थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश में बहुत ही लोकप्रिय हो रहे थे। और अंत्योदय जो कार्यक्रम है ये उन्हीं के विचारों के अनुरूप है। अंत्योदय एक माने समाज की सीढ़ी का, समाज के सोपान का आखिरी व्यक्ति की चिंता करना ही जो है अंत्योदय है। और बराबर कहते थे कि समाज में यदि प्रगति को नापना है तो जो समाज की सीढ़ी का, सामाजिक सोपान का जो आखिरी व्यक्ति है उसकी दशा के आधार पर ही जो है प्रगति को नापा जा सकता है। शायद मोदी जी की समझ में आए या ना आए, ये बात दूसरी है। तो अंत्योदय कार्यक्रम जो है या उसके पीछे जो विचारात्मक ताकत है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ही है। और बहुत कद्दावर, बहुत लोकप्रिय नेता थे। उनको जो है यही गद्दार इंदिरा ने मरवा करके मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवाई थी। अब इतने बड़े नेता और उनकी मृत्यु वो भी संदेहास्पद तरीके से कि रेलवे स्टेशन पर मुगल सराय। तो इस तरह से उसने इंदिरा गांधी ने दबाव बनाया कि उनकी मृत्यु की जांच भी नहीं होने दिया। और आज भी इनके मोदी जी के शासन करते हुए वो 6 साल से ऊपर हो रहे हैं। ये मोदी जी या बीजेपी वाले या कोई भी, यहाँ तक आरएसएस वाले नाम तक नहीं ले रहे हैं कि भाई जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हुई थी मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर, उसकी जांच तो होनी चाहिए। एक भी बीजेपी नेता का मैंने बिल्कुल उसकी घिघी बंद है ये कहने के लिए कि भाई उनकी मृत्यु की जांच होनी चाहिए। इस तरह से जो है इन सबों का एक कितना गिरा हुआ स्वार्थवाद है। जबकि बीजेपी की शासन जो है 14 से माने ये 6 साल से ऊपर हो रहा है। तो जो अपने ही नेता के मृत्यु की जांच नहीं कर पा रहा है, और वो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो वो देश के साथ न्याय क्या करेगा। हाँ, तो उस इंदिरा गांधी का बहुत दबाव था कि उनकी जांच न हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी उसमें साथ जनसंघ के नेता थे, तो वो उनके आगे झुक गए। और वही कुछ ही वर्षों बाद जो है फिर उसी इंदिरा गांधी जिसने उन्हीं के पार्टी के इतने बड़े कद्दावर नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करवाई थी इंदिरा गांधी, उसी को ये वाजपेयी दुर्गा कहते हैं। देखिए कैसे रक्षा कर रहे हैं ये बीजेपी या जनसंघ वाले, वो जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडर चौकड़ी। दूसरी बात सुन लीजिए, सन 84 में जब वो जिसकी मृत्यु हुई इंदिरा गांधी की,
तो वरीयता में, सीनियरिटी में प्रधानमंत्री बनने के लिए वरीयता में प्रणब मुखर्जी ही आ रहे थे और उनकी इच्छा भी थी प्रधानमंत्री बनने की। लेकिन ये वाजपेयी धीरे से सनकिया दिया इन जीएनपीसी वालों को कि देखते क्या हो, राजीव को बना दो। जो राजीव एक पंचायत का चुनाव भी नहीं वो लड़ा था, सीधे प्रधानमंत्री। इस तरह से ये वाजपेयी जो है बराबर वो नेहरू परिवार की या जेएनपीसी की हमेशा रक्षा करता रहा, बचाता रहा। कोत्रोची जो है बोफोर्स जो घोटाला है उसका किंग पिन था, मास्टरमाइंड था कोत्रोची। कोत्रोची कहाँ पर है? ये जब 6 साल तक ये प्रधानमंत्री था वाजपेयी, तो मालूम था उसको। लेकिन सिर्फ राजीव को बचाने के लिए, नेहरू परिवार को बचाने के लिए उस जानते हुए भी वाजपेयी ने उस कोत्रोची को गिरफ्तार नहीं किया। इस तरह से बचाया उस वाजपेयी ने। और तो और नशीली दवाओं, ड्रग की तस्करी में ये राहुल पकड़ा गया था। बोस्टन एक शहर है अमेरिका का। तो उस ड्रग के तस्कर राहुल को जो है वो सोनिया के कहने पर उसको छुड़वाया इस बार। इस तरह से तमाम उदाहरण है कि किस तरह बीजेपी वाले नेहरू परिवार के पापों को धुलते रहे, उनकी रक्षा करते रहे और हमेशा उनको बचाते रहे। ये उनका रिकॉर्ड है। और देश जाने, और कौन जो हमेशा राष्ट्रवाद की बात करता है। राष्ट्रवाद की बात करते हुए इस देश की जो सबसे गद्दार है राजनीतिक जो है वो जेएनपीसी, उसकी रक्षा करना, उसके पापों को धुलना, ये बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है। तो धीरे धीरे ये बीजेपी का कैडर, बीजेपी के लोग इस बात को समझ रहे हैं। क्या मोदी जी जो है सिर्फ राम जन्मभूमि पूजन का आयोजन करके, उसका दम भर के, उसका ड्रामा करके ये सारे पापों को ढक देंगे? और देखिए उनकी लालच कि जो ही राम जन्मभूमि पूजन आयोजन करवाया, उसके दूसरे दिन ही वो सर्वे करवा रहा है कि कितना वोट मिला के कितनी लोकप्रियता बढ़ गई। तो ये बिल्कुल स्पष्ट था कि इन्होंने राम जन्मभूमि पूजन जो है किस लिए करवाया था? सिर्फ अपनी लोकप्रियता के लिए, वोट बटोरने के लिए। जेएनपीसी का गद्दार नेहरू, गद्दार इंदिरा, गद्दार राजीव, गद्दार सोनिया, गद्दार राहुल, गद्दार प्रियंका को बचाने का पूरा रिकॉर्ड रहा है बीजेपी वालों का। और इस बात को बीजेपी कैडर के, बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता अच्छी तरह से उसको देख रहे हैं। और ये निश्चित है वो पूछना शुरू करेंगे कि मोदी जी ये इतने खतरनाक दुश्मन, देश के दुश्मन जेएनपीसी को जो बचाने की जो आप गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ, वो गद्दारी का कारनामा जो है, कारनामे को प्रभु राम भी आपकी रक्षा, उस कारनामे के लिए प्रभु राम भी आपको बचा नहीं पाएंगे, रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु राम के नाम पर जो एक पांथिक या पंथ से संबंधित भावनात्मक शोषण की जो साजिश बीजेपी कर रही है, वो उसका भी पर्दाफाश होना है। तो ये तो अब उसकी शुरुआत हो गई कि महामंत्री स्तर का वो उसका मोह भंग हो रहा है।
अब धीरे धीरे और बीजेपी के जो कार्यकर्ता गण भारतीय भाई बहन है, जो उसके समर्थक गण भारतीय भाई बहन है, जो उसके ज़मीन से जुड़ा हुआ वो नेतृत्व का भारतीय भाई बहन है, वो धीरे धीरे इनके उस नकली और छद्म राष्ट्रवाद जिसके तहत ये देश के दुश्मनों को पाल रहे हैं, देश के दुश्मनों को पापों को ढक रहे हैं और उन्हीं पापों के आरोपों को उल्टे स्वीकार कर रहे हैं ताकि वो पाप धुल जाए। ये लोग देख रहे हैं और उसके अनुसार जो है वो मोहभंग उनका हो रहा है। एक तो भारतीय आवाम ताकत दल ने पहले ही बताया हुआ है, इस देश में जीएनपीसी ने तमाम झूठ, तमाम अफवाह, हजारों और परत दर परत जो है वो फैलाया हुआ है। उस झूठ अफवाह को काट करके सत्यता का आभास कराना अपने भारतीय भाई बहनों को, यह भारतीय आवाम ताकत दल के लिए बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। और उस झूठ अफवाह में बीजेपी भी उतनी ही साझेदार है। अब जैसे नेहरू का राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवाना रूस के स्टालिन से मिलकर, वो भी साइबेरिया के जंगल में जो जेल है, और मरवाने के बाद सुभाष चंद्र बोस या सुभाष बाबू के परिवार पर जासूसी कर रहे, और इसके बाद एक झूठी कहानी गढ़वाना कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है वो हवाई जहाज दुर्घटना ताइवान फार्मूसा के पास उसमें हुई, ताकि देश में किसी का भी, दुनिया का भी किसी का ध्यान वो नेहरू की उस साजिश की ओर न जाए जिस साजिश के तहत उसने हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवाया था। उसके बाद उस झूठी कहानी को देश के सामने सच्चा प्रतीत होने के लिए कई इंक्वायरी कमीशन नेहरू ने भी किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जज के द्वारा करवाया, और उसके बेटी जो गद्दार थे इंदिरा, उसने भी करवाया। ये विस्तार से इन डिटेल वो किसी एपिसोड में बताया गया। और इसके बाद सत्ता के लिए इसने देश को बांटा, पाकिस्तान बनवाया, और पाकिस्तान जो बना सिर्फ ये टुकड़ा अलग नहीं हुआ, वो विदेशी ताकतों के गोद में जाकर बैठा, और भारत को हमेशा परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, हमेशा जो उसको चोट पहुंचाने के लिए एक विदेशी ताकतों का हथियार बन गया, ये बताया गया। और सबसे बड़ा हथियार अमेरिका का बना भारत के खिलाफ। सन 60 के दशक में, 70 के दशक में अमेरिका भारत का जो है बहुत बड़ा दुश्मन था, और इसी पाकिस्तान को इस्तेमाल करता था। सन 65 की जो लड़ाई थी, इसी अमेरिका ने पाकिस्तान को पैटर्न टैंक दिया था, यह बोल करके पूरी दुनिया में घोषणा की थी, ये पैटर्न टैंक अजेय है, तोड़े नहीं जा सकते, इनविंसिबल है। कैसे हमारी सेना ने उसको तोड़ा, और हमारे अब्दुल हमीद ने तो जीप पर तोप रख करके वो अजय घोषित, अमेरिका द्वारा अजय घोषित पैटर्न टैंक को उसको दूसरित किया उसी रेगिस्तान में। तो उसकी एक कहानी है। तो वो पाकिस्तान ये बनवाया इसे गद्दार नेहरू ने, और उस देश विभाजन में 25 से 30 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई, 3 करोड़ लोगों के घर उजड़े। इतनी बड़ी घटना है।
कहाँ तक बताया जाए? सुभाष चंद्र बोस को मैंने हमारे राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस को किसी ने माउंटबेटन से मिलकर के वो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करने वाला दस्तावेज बनवाया, तैयार करवाया, बताइए ना। और उसमें इस तरह का प्राविजन भी डलवाया कि यदि मिल जाए भारत में तो इनको पकड़ करके वो इंग्लैंड को देना, सौंपना है, इंग्लैंड को सौंपना। तिब्बत देखिए, चीन नरसंहार के बूते, इसलिए कि जो चीन यानी वामदलों ने जो चीन साम्राज्य स्थापित किया था, 8 करोड़ लोगों के का नरसंहार करवाया था, तो उसके इतने व्यापक नरसंहार को देखते हुए ये आपके तिब्बत, नेपाल, भूटान, बर्मा सब डर गए और सभी भारत में मिलना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि गद्दार बैठा था नेहरू, किसी को मिलने नहीं दिया। और चूंकि तिब्बत बहुत सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी था और आने काफ़ी भूभाग, भारत के क्षेत्रफल का 2/3 है, तो उस पर नज़र सबसे पहले थी चीन। और कैसे कैसे ये गद्दारी करके ये नेहरू जो है पनिकर के थ्रू जो वहाँ का शिष्टमंडल आया था मिलने के लिए, जब डर करके कि हम उसके चीन के नरसंहारी विस्तारवादी नीति से डरे हुए हैं, हम मेरी रक्षा करिए, हम भारत में मिलना चाहते हैं, उस शिष्टमंडल को इंतजार के लिए कहलवा दिया। और एक गद्दार था, उसका चमचा नेहरू का, गद्दार नेहरू का, पनिकर, उसके जरिए वो एक चिट्ठी दिलवाया, ऑफिशियल चिट्ठी चीन को, कि भारत जो है तिब्बत की ऑटोनॉमी को चीन की सॉवरेंटी के अधीन मानता है, माने वो मानता है कि भाई कि वो तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा है। और वो इतने में चीन को संतोष नहीं हुआ, वो चीन जो है तिब्बत पर आक्रमण करके वो हथियाना चाह रहा था, कब्जा करना चाह रहा था। इसने मना किया कि अब ये सही समय नहीं है। नेहरू ने कहा ये सही समय नहीं है, चीन को उसने आगाह किया, क्या बोला कि अभी तुमको हम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने वाले हैं, तो अभी इस तरह की बात मत करो, खुराफात मत करो। जब तुम संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य हम तुमको बनवा देंगे, इसके बाद वो आक्रमण करके कब्जा कर लो। और यही हुआ। बोला था कि यदि उसमें वो आक्रमण करता तो ये सब विरोध करते, इंग्लैंड, अमेरिका इत्यादि वाले, तो इसको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने में दिक्कत आती। तो उसने कहा, नेहरू ने चीन से कहा कि पहले तुम सदस्य बन जाओ और उसके बाद तुम आक्रमण करके कब्जा कर लेना। इतना बड़ा हितैषी बन गया उस नरसंहारी विस्तारवादी कम्युनिस्ट का ये गद्दार नेहरू, अपने देश का इतना बड़ा गद्दार। और चिट्ठी तो दे चुका था कि तिब्बत जो है वो चीन का है, और इसके बाद जो है वो सदस्य बना, इसके बाद कब्जा करके, इसके बाद आक्रमण करके कब्जा भी कर लिया। और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ का बुनियादी सदस्य है, फाउंडिंग मेंबर। उस नाते इसको संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी सीट, वीटो पावर वाली जो मिली हुई थी भारत, उसको भी इस गद्दार नेहरू ने अपने दुश्मन चीन को थमा दिया। अब बाकी तो कहानी किस प्रकार जो है वो अपनी सेना के लिए एक सुई तक नहीं बनने दिया, और हिंदी चीनी भाई भाई का एक धोखेबाजी वाला जो है नारा लगवाया, भारत की पीठ में छुरा घोंपवाया, और अक्साई चीन सहित जो है 39,000 वर्ग मील और दे दिया चीन को।
और इस जीएनपीसी वालों ने एक रोड तक नहीं बनने दिया, वही स्थिति कायम रही। और 10,000 वर्ग मील और वो घुसाया वो चीन। तो इतने बड़े गद्दार नेहरू को ये मोदी पूजता है, उसकी पूजा करता है, उसकी प्रशंसा करता है। अब ये वर्णन करने में ये वास्तव में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो ये चीज़ जो है धीरे धीरे हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, विशेष करके बीजेपी के समर्थक गण भारतीय भाई बहन, बीजेपी के कार्यकर्ता गण भारतीय भाई बहन, जमीन से जुड़े हुए वो नेतागण, बीजेपी के जमीन से जुड़े हुए नेतागण भारतीय भाई बहन, सभी इस बीजेपी के इस कपटपूर्ण और छलयुक्त राष्ट्रवाद जिसके तहत ये देश, इतने बड़े गद्दारों को, इतने बड़े देश के दुश्मनों को ये मोदी जी उनके पापों को धुलना और जो है उनको पालना, ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा और उसकी शुरुआत हो गई। तो और ऐसा होना भी चाहिए। देश को ये जो छद्म राष्ट्रवाद के द्वारा देश को छला जा रहा है, कभी कभी राम जन्म पूजन करके उस पाप को धुलने की कोशिश हो रही है, उससे यानी ये पाप धुलेंगे नहीं। देश के दुश्मनों को पालने का जो पाप है वो सिर्फ राम जन्मभूमि पूजन करने से, प्रभु राम की शरण में जाने से भी वो पाप वो धुलेंगे नहीं। ये पक्का उजाले में ये मोदी वो आज तक वाला, देखिए जितने भी आज तक हैं, न्यूज़ 24 है, एनडीटीवी, ये जीएनपीसी के चमचों द्वारा स्थापित किए गए टीवी चैनल हैं। इसका विस्तार से किसी और एक यूट्यूब के द्वारा बता दिया जाएगा। लेकिन चूँकि शासन इनका मोदी जी का है, तो थोड़ा बहुत इनके विपक्ष में बहुत बात कर देते हैं। तो वो दिखा रहा था कि वो राम जन्मभूमि पूजन के बाद जो है ये नेहरू और इंदिरा से भी लोकप्रिय हो गए हैं। आज तक वो वाला ये नहीं बताया कि नेहरू कितना गद्दार है। उस गद्दार से तो हमारे देश के 135 करोड़ का बच्चा जो है यानी बहुत ही बेहतर है। गद्दार से कोई तुलना होती है? तो उस गद्दार नेहरू से तुलना कर रहा था आज तक वाला। उसकी मानसिकता पर भारतीय जनता दल को तरस आता है। और इंदिरा, जिस इंदिरा गांधी ने ये सब बोलते हैं जीएनपीसी के चमचे और चाटुकार कि उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि हमारी सेना ने जब पाकिस्तान के 95,000 सैनिकों का आत्म वो समर्पण करवाया, हमारी सेना ने अपने जवानों की कुर्बानी शहादत दे करके लाहौर तक पाकिस्तान की ज़मीन जीती। उस हमारी फौज के द्वारा अपने जवानों की कुर्बानी शहादत दे करके पाकिस्तान के लाहौर तक जीती हुई ज़मीन को इस गद्दार इंदिरा ने शिमला समझौते के तहत फिर उसी पाकिस्तान को वापस कर दिया। इसको नहीं बोलते हैं ये चमचे जो है ये जीएनपीसी। और इसके पहले 65 में भी हमारी सेना ने लाहौर तक ज़मीन जीती थी। शास्त्री जी को ताशकंद बुलाया गया था और यही दबाव था कि भाई आप जो है जो आप ज़मीन जीते हुए हैं लाहौर तक, उसको वापस करिए पाकिस्तान में। शास्त्री जी इसके लिए तैयार नहीं थे। और इंदिरा को भी प्रधानमंत्री बनना था। तो इन दोनों मकसद
को साधने के लिए इंदिरा जो है विदेशी ताकतों से मिलकर के इनकी हत्या करवाई शास्त्री जी की। और उसमें मुख्य कारण ये था कि शास्त्री जी जो हमारी सेना जो जीती थी पाकिस्तान की ज़मीन लाहौर तक, उसको वापस करने के पक्ष में नहीं थी। तो ये गद्दार इंदिरा पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को जो है जीती हुई ज़मीन वापस की जाए, उसी के लिए वो शास्त्री जी को उनकी हत्या करवाई। और हत्या के बाद उनकी मृत्यु की जांच भी नहीं होने दिया, उनके लाश का पोस्टमार्टम भी होने दिया। उनका परिवार आज तक भी कहता रहता है, कभी इसने नहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इतने कद्दावर नेता जनसंघ के, उसको मरवा के फेंकवाया मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में। अपने ही जो है मंत्रिमंडल के सहयोगी कैबिनेट कलीग ललित नारायण मिश्र जो कि रेल मंत्री थे, उनको बम ब्लास्ट में मरवाया। उनके भी मृत्यु की जांच नहीं होनी पाई। नागरवाला एक बैंक का कर्मचारी था जो किसी की आवाज़, इंदिरा की आवाज़ बोल करके वो बैंक से कैश था निकलवाता। तब लोगों ने काफ़ी आशंका व्यक्त की, और वो आशंका सही थी कि इंदिरा भी बैंक वालों से जो अपने प्रभाव से, प्रधानमंत्री के प्रभाव से कैश निकलवाती थी। और इसी बात को एक बैंक कर्मचारी जान गया, तो वही आवाज़ बोल करके वो भी कैश निकलवाता था, नागरवाला। और जब तक ये बात जनता जान पाती तब तक उसके हत्या। फिर तो राजनीति का अपराधीकरण या अपराध का राजनीतिकरण जो इस राजनीति का, हमारे देश का सबसे बड़ी समस्या है, उसकी नींव रखने वाली यही गद्दार इंदिरा। और इतनी भ्रष्ट थी कि उसके भ्रष्टाचार से उब करके जयप्रकाश नारायण जो कि लगभग राजनीति से संन्यास ले चुके थे, उनको राजनीति पे कूदना पड़ा। इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ना पड़ा, और अंत में 77 के चुनाव में वो सत्ता से बाहर भी हो गए। तो ये जो दिमाग का दिवालियापन है आज तक जैसे चैनलों का, उसकी ओर भारतीय वाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों का ध्यान खींचना चाहता है कि वो तुलना भी कर रहे हैं इन गद्दार इंदिरा से और गद्दार नेहरू से। लेकिन मोदी जी या बीजेपी वाले भी खुश होते होंगे कि कम से कम वो नेहरू और इंदिरा से अधिक लोकप्रिय है। लेकिन देश को जानना चाहिए कि देश का बच्चा इन गद्दारों से माने तुलना की तो कोई बात ही नहीं है। चोर डकैतों देश गद्दारों से तुलना होती है। तो इस देश का बच्चा जो है ये इन समों से बहुत ही बेहतर है। और इसी बीच ये मोदी जी जो है मोरारजी देसाई को भूल गया। चलिए अगले एपिसोड में बताया जाएगा। और जिस मोरारजी देसाई के अधीन इन्हीं बीजेपी के दो बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी मंत्री थे, किसी एपिसोड में बताया जाएगा। उनको भी और उनके टक्कर का 1947 के बाद कोई प्रधानमंत्री हुआ नहीं। लेकिन इन समूहों का जो आतंक वाले हैं, न्यूज़ 24 वाले हैं और NDTV वाले, इस टाइप से, या जी न्यूज़ है, इंडिया TV है, रिपब्लिक भारत है, भारतवर्ष, इन समूहों का दिमागी दिवालियापन तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें कि वो मोरारजी देसाई का वो जो स्वर्णिम पीरियड है,
स्वर्णिम जो मन काल है उसको नहीं खोलना। और बहुत सारी बातें बताई जाएगी। ये एपिसोड कुछ लंबा बार बार हो जाता है, समझाना मेरी मजबूरी रहती है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।